अपने क्लोज कंटेनर है, इसमें आपने दो लिक्विड्स लिए हैं, लिक्विड 1 और 2। आपको पता है थोड़ी देर बाद लिक्विड अगर वॉलेटाइल है तो उन्हें वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या और ये वेपर फेज है आपका, और नीचे आपका लिक्विड फेज है। अगर दोनों ही लिक्विड वॉलेटाइल हैं तो ऑब्वियसली वेपर फेज के अंदर लिक्विड ए एंड बी दोनों के वेपर्स प्रेजेंट होंगे। या तो राउल्स लॉ था एक हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये राउल्स लॉ। इसने जो अपना लॉ दिया था वो इसी मिक्सचर के लिए दिया था कि अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं, उनको हमने क्लोज कंटेनर में लिया है, और उन दोनों के बीच में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, वेपर प्रेशर हम उनका निकाल सकते हैं। तो उसने बोला कि हर एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर होता है कि कोई भी एक मिक्सचर के अंदर एक इंडिविजुअल लिक्विड का प्रेशर, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अगर आपके पास तीन लिक्विड है ए बी एंड सी, तो उन तीनों लिक्विड के मिक्सचर में जो किसी एक का प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। याद आया? बताया था ये पहले। या एक मिक्सचर के अंदर इंडिविजुअल कंपोनेंट के प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। गॉट इट? ओके। कुछ ऐसा ही हेनरीज लॉ भी था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ऐसा ही था हेनरीज लॉ। या याद नहीं है? आई रिमेम्बर लिटिल। हम्म। तो राउल्ट लॉ ने क्या बोला था? उसने यही सेम बात बोली थी कि अगर हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड का जो सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना है, अगर हमारे पास वॉलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन है तो जो हर एक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन द सॉल्यूशन। जितना ज्यादा उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर होगा उतना ही ज्यादा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। गॉट इट? या लिख लीजिए राउल्ट लॉ की डेफिनेशन। इट स्टेट्स दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर अ solution of इस डेफिनेशन को रीड करो और देखो इसको प्रोसेस कर पा रहे हो कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। पढ़ने में कॉम्प्लेक्स है, बाकी बात इसमें सिंपल सी है।
डन। Almost. ओके, Done, ma'am. स्टेटमेंट को प्रोसेस कर पा रहे हो कि क्या बोल रही है? Yeah. ओके, तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं कि मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सब आपके पास जो कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट वन, Very similar to Henry's law. या इट इज, दिस इज, आगे हम यही पढ़ेंगे कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ ओनली, but there was kh, Henry's constant. Here we will introduce another thing very similar to that only. Okay, Yeah. if you have component 1, then its partial vapor pressure will be directly proportional to its mole fraction. Okay, Yeah. this partial vapor pressure of 1, and this is mole fraction of 1. And when we have to remove this directly proportional sign, we have to introduce some constant, right? Yeah. That constant here, P1 naught x1. What does this P1 naught denote? This denotes vapor pressure of pure A. ये क्या बताता है कि अगर सिर्फ हमारे पास प्योर ए ही होता, अभी जो हमने मिक्सचर लिया है ना ए एंड बी का, अगर हमारे पास सिर्फ प्योर ए होता तो उसमें जो वेपर प्रेशर होता वो क्या होता, हमारा P1 नॉट। गॉट इट? Okay. पार्शियल मीन्स कि मिक्सचर के अंदर, P1 नॉट मीन्स सिर्फ अगर प्योर ए प्रेजेंट होगा तब। Yeah. गॉट इट? Yes, ma'am. अब ऐसे ही अगर हम कंपोनेंट 2 की बात करेंगे तो उसकी मिलेगा P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, P2 will be equal to P2 not x2. Got it? Yeah. तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए नहीं, प्योर 1 लिख लो, प्रेशर ऑफ प्योर 2, इतना नोट करो। और यहाँ पे क्या चीज क्या डिनोट करेगी अपनी कॉपी में लिख लो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ 2, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2, दोनों में डिफरेंस। Ma'am. नेक्स्ट आप लिखिए डाल्टन्स लॉ। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करता है साथ में वो हमारा करता है डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि अगर हमें किसी भी मिक्स के अंदर, सिस्टम के अंदर टोटल प्रेशर निकालना है तो हमें उसके कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल प्रेशर को ऐड करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है कि P टोटल विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, क्या आपका डाल्टन्स लॉ बोलते हैं। ओके, Yeah. इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेंगे।
the total pressure over the solution phase in the container will be the sum of the partial pressures of the component in the solution. अब यहाँ से एक बार सारी चीजें कनेक्ट कर लो कि यहाँ स्टार्टिंग से अब तक हमने बस क्या देखा है वो फटाफट से नजर मार लो। सब कुछ आपको क्लियर है कि नहीं। इसके बाद हमारा आएगा न्यूमेरिकल वाला पार्ट कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और फॉर्मूला कैसे बनाना है।
डन। Yeah. यहाँ तक की चीजें क्लियर है आपको सारी? Yes, ma'am. अब आपको उस डाल्टन ने बोल दिया कि पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि पी टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2? बोल सकते हैं ऐसा? Yeah. क्योंकि हमने P1 को पता है, हमें P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2। अब आपको पता है जो अगर टोटल दो ही कंपोनेंट है तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस कितना आएगा उनका? 1. 1। तो यहाँ पे अगर मैं ये लिख दूं P टोटल इज इक्वल टू P1 नॉट x1 को अगर मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस x2। Yeah. x1 की बजाय क्या 1 माइनस x2 लिखा जा सकता है? Yeah. क्योंकि वो क्या है, मोल फ्रैक्शन है, एंड x1 प्लस x2 विल बी इक्वल टू 1। तो x1 विल बी 1 माइनस x2। तो अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास P टोटल विल बी इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। क्या आप ये फॉर्मूला समझ पा रहे हो कैसे आया? Yeah. ठीक है। तो इससे हमने यहाँ पे क्या किया, टोटल प्रेशर को प्योर कंपोनेंट्स के प्रेशर से और मोल फ्रैक्शन से रिलेट करके निकाला है। ओके। Okay, ma'am. अगर आपसे पूछता है कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स इन वेपर फेज, न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा वहां पे कि कैसे क्या यूज करना है। वेपर फेज में ये जो हमने यहाँ पे x1 और x2 यूज कर रहे हैं ये हमारे मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है बात? Yeah. जो x1 x2 है दीज आर मोल फ्रैक्शंस इन सॉल्यूशन। अगर आपको बोलता है मोल फ्रैक्शंस बताओ वेपर फेज में तो उनको हम बोलते हैं y1 और y2। अगर x1 x2 बोल रहा है मतलब वो सॉल्यूशन फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, और y1 y2 मतलब वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है। क्लियर? Okay. तो वेपर फेज के अंदर जो फॉर्मूला होगा P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल। तो क्या हम बोलते हैं y1 इज इक्वल टू P1 अपॉन पी टोटल, राइट? Yeah. तो ये भी लिखते हैं P1 नॉट x1 अपॉन पी टोटल, राइट? Yeah. और ऐसे ही P2 इज इक्वल टू y2 इंटू पी टोटल, y2 इज इक्वल टू P2 अपॉन पी टोटल, P2 नॉट x2 अपॉन पी टोटल। तो ये हमारे सारे फॉर्मूलाज जो हमें यूज करने हैं। इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ से हम ये समझते हैं इस चीज को। ग्राफ आपको समझाऊंगी, पहले एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके बाद। ये नोट कर लो। Yeah.
Done or not? How did we get P1 equals Y1 into P total again? What? Uh, How did we get this? yeah. These are derived. This is law given by Raoults. That this is how we calculate. Y1 is mole fraction in vapor phase and X1 is mole fraction in solution phase. So Not after, definition or something? no, Okay. they know as a definition. According to Dalton's only, this law is calculated. Okay. Written? Yeah. Okay. You can understand that it is for mole fraction only. So you have to find out fraction of 1. You take pressure of 1 on numerator and total on denominator. Right? मोल Oh, फ्रैक्शन भी फाइंड दैट भी ओनली ना कि जिस भी चीज का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स न्यूमरेटर में और टोटल हमारे डिनोमिनेटर में जाते हैं राइट। तो अब आप yeah. y1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पे तो उसका प्रेशर हमने लिया न्यूमरेटर में और टोटल लिया डिनोमिनेटर में। ओके Okay. तो प्रेशर की टर्म्स में वहां पे मोल फ्रैक्शन जो नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग निकाल रहे थे ये वेपर फेज की बात हो रही है तो हम प्रेशर की टर्म्स में निकाल रहे हैं। Okay. ओके अब करते हैं क्वेश्चन। इसे एक क्वेश्चन में सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगी। What? क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कैसे फॉर्मूला यूज करना है। हाँ. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट हर साल ना एक पेपर में तो ध्यान से समझना एकदम। mmHg यूनिट्स है प्रेशर की। ओके जैसे प्रेशर हम बार में लेते हैं एटमॉस्फेयर में लेते हैं राइट Yeah. वैसे mmHg भी प्रेशर की यूनिट होती है। ये क्वेश्चन नोट करो बस मुझे ये बता दो देख के पहले कि आपको क्वेश्चन में दे क्या रखा है आपको क्या समझ आ रहा है कि क्या गिवन क्या है यहाँ पे। The vapor pressures of CHCl3 and CH2Cl2. हाँ तो इसको वेरिएबल की मतलब P1 गिवन है P2 गिवन है X1 गिवन है P1 नॉट गिवन है क्या गिवन है। P1 and P2. P1 एंड P2 तो पार्शियल होते हैं ना। यस और नो P1 और P2 तो पार्शियल पे प्रेशर होता है ना। Yeah. यहाँ पे तो ये बोला है ना कि CHCl3 का वेपर प्रेशर इतना है और Oh. Cl2 का इतना है तो ये किसकी बात कर रहा P1 not. P1 not and P2 not. है ये प्योर की बात कर रहा है राइट।
Yeah. वेरी गुड। तो आप अब है ना, जैसे जैसे आपको सॉल्व करना है ना, पहले तो ये देख लो क्वेश्चन में, क्वेश्चन नोट कर लिया है आपने? No, 1 minute. हाँ, एक बार ये नोट करो। Yes, ma'am. तो सबसे पहले मैं देखा कि ओके क्वेश्चन में गिवन क्या है हमको। क्लियरली वी कैन सी कि हमें क्या दिया हुआ है। इसको पी ए नॉट बोल लो या पी वन नॉट बोल लो, सेम ही बात है, ठीक है। पी वन नॉट आपको दिया हुआ है 4 200 mm Hg, और पी टू नॉट आपको दिया हुआ है 415 mm Hg। पी वन नॉट हमने माना है क्लोरोफॉर्म को, तो इसको हमने माना है CH2Cl2। करेक्ट। Yeah. अब फर्स्ट पार्ट में ये पूछ कर आए हमसे, The P1 पूछा क्या है मुझे ये बता दो बस। total vapor pressure, वेरिएबल की फॉर्म में बताओ क्या पूछ रहा है। PT. पीटी पूछ रहा है, वेरी नाइस। तो ये पता है पी टोटल पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला क्या है, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, राइट। Yeah. इसी फॉर्मूला को हमने मॉडिफाई करके क्या बनाया था, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2, राइट। Yeah. बस आपको यहाँ पे अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। क्या मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है कंपोनेंट्स का। Yes. और Yeah. एक बात ध्यान रखनी है कि या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं दिस वन, तो आपको याद रखना P2 नॉट उसको लेंगे जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी प्रेशर की। Okay. जब आपको P2 नॉट से P1 नॉट माइनस करना है ना, Yeah. तो आप P2 नॉट उसको लेंगे जिसकी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। जो ऑब्वियस सी बात, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। Yeah. जितना प्रेशर ज्यादा होगा मतलब वो उतना ज्यादा क्या है, उसके वेपर्स है उतना ज्यादा वो वॉलेटाइल कंपोनेंट है हमारा। और Yes. याद रखना है जिस P2 नॉट होगा तो यहाँ पे x2 आएगा, और यहाँ P1 नॉट होगा तो यहाँ x1 आएगा। समझ रहे हो बात को, P2 नॉट अगर ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसी का मोल फ्रैक्शन आ रहा है यहाँ पे। Okay. तो ये तो आप सीधा ये वाला यूज करो, तो इस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, P1 नॉट x1 P2 नॉट x2। ये वाला यूज कर रहे हो तो याद रखना है P2 नॉट ज्यादा वैल्यू वाले को मान के चलना है, और उसी का मोल फ्रैक्शन फिर यहाँ रखना है आपको। Yeah. x2 निकाल सकते हो, मोल्स गिवन है, मोलर मास निकाल लोगे दोनों के, x2 आ जाएगा। P1 नॉट P2 नॉट सबकी वैल्यू गिवन है, पी टोटल निकल सकता है इजीली। Yes. कर दो कैलकुलेटर से।
डन। Almost. ओके, डन। 347.7. कितना है? 347.7। Yeah. करेक्ट है। यूनिट्स तो होंगी mmHg, क्योंकि ये प्रेशर की बात कर रहा है। ओके, सिंपल है, समझ गए कैसे करना है क्वेश्चन? Yes, ma'am. तो इम्पोर्टेंट बस इतना ही है कि आपको ये पता लग जाए कि ये P1 नॉट की बात कर रहा है, P2 की बात कर रहा है, किस चीज की बात कर रहा है, फिर सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है, राइट? Yeah. अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे, तो इसने क्या बोला? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। यहाँ पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, बताओ? कौन सी चीज हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे? Mole fraction separately. हाँ, सेपरेटली करनी, लेकिन वेरिएबल की फॉर्म में बताओ। x1 x2 p1 p2 y1 y2 निकालना क्या है इधर? Y1 and Y2. वेरी गुड। हमें पता है जो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज के अंदर, उसको हम डिनोट करते हैं y1 से और y2 से। अब y1 का फॉर्मूला क्या होगा? p1 अपॉन p टोटल, राइट? Yeah. और p1 क्या होगा? p1 नॉट इंटू x1। p1 नॉट मतलब हमने किसको माना है? p1 नॉट क्लोरोफॉर्म को माना है, Yeah. यानी 200। यानी कि 200 इंटू x1, जो भी इसका मोल फ्रैक्शन आया होगा, अपॉन में की टोटल आपने भी निकाला ही है, 347.7। गॉट इट? Yeah.
ऐसे ही हमें y2 अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 415 इंटू x2 इक्वल हमें निकालेंगे 347.7। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि भाई ये अगर आपने निकाली है इसको 1 में से माइनस कर दोगे, आपके पास दूसरा आ जाएगा, राइट। Yeah. इस तरीके से हमें इसकी न्यूमेरिकल्स इजी है, राइट, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर डायरेक्टली बस वैल्यूज ही पुट करनी है, राइट। Yes, ma'am. इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम कल वाली क्लास में आएंगे। ग्राफ से हम इसको कैसे समझ सकते हैं, ग्राफ पे से प्लॉट करना होता है। Okay. इसके अलावा अच्छा मुझे ये बताओ, जो वेपर फेज है हमारा, जो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको पता है लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों अलग अलग फेज है, दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रखा है। Yeah. तो वेपर फेज के अंदर कौन ज्यादा हुआ, क्लोरोफॉर्म या CH2Cl2, क्या लगता है आपको। Which has higher? वेपर फेज के अंदर ज्यादा प्रेजेंट कौन होगा, क्लोरोफॉर्म या CH2Cl2। CH2Cl2. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपोनेंट ज्यादा वॉलेटाइल होगा वेपर फेज में वही कंपोनेंट ज्यादा प्रेजेंट होगा, यस और नो। क्योंकि जो जितना ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो उतना ही ज्यादा अपने वेपर्स में कन्वर्ट होगा और उतना ही ज्यादा वो वेपर फेज में प्रेजेंट होगा। क्लियर है Yeah. बात। Yes, ma'am. इसको आप नोट डाल के लिख लीजिए। एट इक्विलिब्रियम वेपर फेज will be always rich in the component which is more volatile। ओके, Okay. तो यहाँ तक Yeah. आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। एंड होमवर्क में आप, तो आपके पुराने क्वेश्चन से बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन बस दे रही हूँ, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.8 इसी लॉ के ऊपर बेस्ड है, ये आप ट्राई कर लेंगे। इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। अगर आपको कंपोजिशन बताने की बात करें, अगर आपसे पूछा ना फाइंड आउट द कंपोजिशन, मतलब बेसिकली वो मोल फ्रैक्शन पूछना चाह रहा है। Okay. ठीक है, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज, मतलब वो x1 x2 पूछ रहा है, यानी कि लिक्विड फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। अगर आपको बोला जाता है फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, मतलब वो आपको वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है कितने होंगे, y1 y2 पूछ रहा है। Okay, ma'am. ठीक है, तो आज की क्लास एंड कर रहे हैं, यहाँ तक रिवाइज करके आना। कल की क्लास में अगर आप पुराना ना कर पाओ तो एटलीस्ट राउल्स लॉ तो करके आ जाना अच्छे से। Oh, ठीक है, ओके, yeah. दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, ma'am. Bye. Thank you. बाय बाय।